आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले जो हमारा एरिया वेक्टर है वो एक बार समझ लेते हैं। अगर हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये पार्टिकुलर एक एरिया है। इस एरिया के परपेंडिकुलर में जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो हमारा एरिया का डायरेक्शन होता है या फिर एरिया वेक्टर कहलाता है। जैसे कि ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज आवर एरिया वेक्टर। अब इसको एरिया वेक्टर क्यों कहते हैं कि अगर ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, तो ए क्रॉस बी करने पे हमको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो ऊपर की ओर मिल रहा है। ठीक है ना, तो जिस कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है ना, तो इसको एरिया वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए कैप, जो कि डायरेक्शन को बताता है, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखे हुए हैं। तो ये एक पार्टिकुलर सरफेस हम इस तरह से बनाए थे। हमारा एक और सरफेस जो कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये सरफेस का डायरेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो ये हम दो सरफेस बनाए हैं जिसका एरिया वेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए है और ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए है। इसके साथ अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे एक हमारे पास क्यूब है। इस क्यूब का अलग अलग सरफेस है, एक ऊपर सरफेस है, एक साइड में है, एक सामने है, एक पीछे भी है। तो अलग अलग सरफेस का अलग अलग एरिया वेक्टर होगा। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले सरफेस के बारे में बात करें तो इसका एरिया वेक्टर देखिए इस तरह से होगा, ये ऊपर की ओर होगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या होगा कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल टू द सरफेस। ये इसका एरिया वेक्टर। और नेक्स्ट एरिया वेक्टर हमारा अगर इस सरफेस का बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस सामने वाले सरफेस का बात करेंगे तो ये आउटवर्ड आउटवर्ड द स्क्रीन, जैसे कि अगर आप मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे ये देख रहे हैं ये क्यूब, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा तो ये आउटसाइड द स्क्रीन होगा। उसी तरह से यहाँ पे पीछे में जो सरफेस वो इनसाइड द स्क्रीन होगा। अगर हम नीचे का सरफेस का बात करें जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसका डाउनवर्ड नीचे की ओर एरिया वेक्टर होगा। उम्मीद करते हैं एरिया वेक्टर और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो आपको पता चल गया कि कैसे निकालना है। किसी भी सरफेस का अगर आप उस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो हमारा एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन होने वाला है। तो एरिया वेक्टर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पार्टिकुलर एरिया, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया से, कोई भी एक इमेजिनरी एरिया हो सकता है, उस इमेजिनरी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए और आकर के पास होकर के चले गए। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पार्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो हम ऐसे एक एनिमेशन के थ्रू से आपको दिखाने का कोशिश किया, फिर से हम इसको दिखाएंगे कि जैसे कि ये हमारा अगर एरिया है, इस एरिया से होकर के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने के लिए, ये हमारा पास हो गया, टकरा करके पास हो गया। तो किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के बारे में बात करें, उसके फॉर्मूला के बारे में बात करें, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो ये होता है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना पास हो रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये तो बहुत आसान डेफिनेशन था। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से, जो कि यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है। फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है। और फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या कि उसी पार्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेक्टर को, जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो हमारा स्केलर होगा। दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो रिजल्ट हमारा स्केलर होता है। इसका मतलब कि फ्लक्स क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तो नॉर्मल हम फ्लक्स का ये डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला लिख दिए हैं। इसके साथ अगर हम फ्लक्स का इंटीग्रेशन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है।
डीए कहने का मतलब कोई भी छोटा सा अगर एरिया है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। छोटा सा अगर हम फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट को अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई वेक्टर है हमारा, ई वेक्टर है, और ई वेक्टर हमारा पास हो रहा है किसी भी एरिया से होकर के। अगर ई वेक्टर हमारा किसी भी पार्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है तो यहाँ पे जिस एरिया से होकर पास हो रहा होगा उसका एरिया वेक्टर हमारा ए है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एरिया वेक्टर ए है। अगर ये हमारा एरिया वेक्टर है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इस फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट ए। अब ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो हमारा कॉस थीटा आता है। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी हमारा इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगर 0 डिग्री हो गया मतलब कि कॉस थीटा, मतलब कि थीटा के जगह पे हमने 0 बैठा दिया, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो फ्लक्स विल बी ई ए। उम्मीद करते हैं ये और इसका जो हम लोग फ्लक्स निकाले इस पार्टिकुलर एरिया से, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो एक स्फेयर हम कंसिडर किए हुए, क्योंकि आपको एक बड़ा ही सुंदर सा स्फेयर दिख रहा होगा। अब इस स्फेयर पे क्या है कि एक छोटा सा एरिया हम कंसिडर किए हैं, ये आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा एरिया है। इस छोटे से एरिया से हम पहले तो एरिया वेक्टर, इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम लोग डीएस कंसिडर करते हैं, और इसी एरिया से होकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है जिसको हम लोग ई वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ भी 0 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर और जो हमारा ई वेक्टर है दोनों के बीच, दोनों ही हमारा पैरेलल में है। अब आगे बात करते हैं तो जो हमारा फ्लक्स होगा, अब यहाँ पे फ्लक्स लिखने के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन साइन का यूज किया है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बताया। अभी आपको समझ में आएगा ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये जो सर्कल के जैसा ऐसा बनाया हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या है ये भी हम बता देंगे। उससे पहले आप समझिए कि इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखे क्यों है। अगर हम इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालने का कोशिश करें, इस छोटे से एरिया का, तो यहाँ का फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, वो डी फाई होगा। उस डी फाई को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, क्योंकि छोटे से फ्लक्स को इंटीग्रेट करने से हमारा जो वैल्यू होता है वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम जो डी फाई होगा, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसको हम डी फाई बोले। अब डी फाई को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस होगा। अब बात है कि ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि यहाँ पे जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं वो चार्ज इस सरफेस के कारण इनक्लोज है, चार्ज अंदर में बंद है। चार्ज जब अंदर बंद रहता है तब हम लोग एनक्लोज्ड सरफेस करते हैं, मतलब कि उस सरफेस के अंदर में कुछ ना कुछ चीज है जो कि बंद है। उस केस में हम लोग ये क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब साइन देते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा होगा जो कि अंदर में बंद है, ठीक है ना, चार्ज अंदर में बंद है जिस कारण से यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटीग्रल का साइन दिया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो वेक्टर का साइन हटा, डॉट प्रोडक्ट हटा, तो हमारा ये कॉस के फॉर्म में आ गया। तो कॉस थीटा के जगह पे 0 डिग्री लिखे क्योंकि ई और डीएस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब कॉस 0 डिग्री को हम लोग 1 लिखते हैं, और क्या है, जैसे ही इसको हम लोग कंप्लीट लिखेंगे तो ये फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डीएस हो जाएगा। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि चार्ज हमारा इनक्लोज है। बहुत केसेस में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इनक्लोज नहीं रहे, ठीक है ना, तो हमारा सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा। एनक्लोज का मतलब है कि हमारा चार्ज उस सरफेस के अंदर में है, इसीलिए हम यहाँ पे एनक्लोज्ड इंटीग्रल का साइन दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं एनक्लोज्ड इंटीग्रल क्या है समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक जो हम लोग को जानना है, सीखना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम गॉसेस थ्योरम के बारे में बात करें तो गॉसेस थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो कहता है, इट स्टेट्स दैट, अब देखिए, अब गॉसेस थ्योरम है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक स्पेशल तरीके से डिफाइन किया गया गॉस के द्वारा, तो उसी से हमारा गॉसेस थ्योरम बना है।
ठीक है ना। तो गॉसेस थ्योरम है क्या? इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो टोटल फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, वो किसके बराबर होगा? वो 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। कहने का मतलब कोई भी सरफेस है, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि इस जगह पे एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर में एक चार्ज एनक्लोज्ड है। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर में, ये सरफेस है, ये चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इस चार्ज के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण इस सरफेस से होकर के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे चारों तरफ। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो गॉसेस थ्योरम से डिफाइन होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या बोला गया, फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस का मतलब बंद सरफेस होना चाहिए, सरफेस का मतलब चारों तरफ से वो बंद होना चाहिए, और उस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है, तभी जाकर के गॉस थ्योरम हमारा या फिर गॉस लॉ हमारा वैलिड होगा। ठीक है, तो वैलिड होने के लिए मेन कंडीशन समझ में आया कि चार्ज हमेशा हमारा एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बोला है, मतलब चार्ज हमेशा एनक्लोज्ड रहेगा। तो अगर किसी सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, तो कोई भी सरफेस के अंदर में अगर चार्ज है, तो उस चार्ज से होकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के बाहर की ओर निकलेंगे, उसको हम लोग वहां पे हम लोग गॉस थ्योरम के मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोला जाता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब कि फाई इज इक्वल टू, फाई का ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई मतलब क्या, ये क्यू एनक्लोज्ड है, ये सरफेस के अंदर में एनक्लोज्ड है। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये चार्ज हमारा एनक्लोज्ड है, और ये हमारा इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रहे हैं, और ये हमारा डीएस है जो भी इधर की ओर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरह से हमारा गॉसेस थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसे कि ये हमारा सरफेस है, सरफेस हमारा स्फेरिकल है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम लोग जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रल क्यों बैठाए हैं? क्योंकि चार्ज हमारा सरफेस के अंदर में है, सरफेस के अंदर में चार्ज रहने से, और ये जो सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है जिस सरफेस होकर के, उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के अंदर में चार्ज हो उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो ये सरफेस के अंदर में चार्ज है तो इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोले। अब यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल होगा हमारा ई डॉट डीएस। अब डॉट हटेगा तो हमारा कॉस थीटा आएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? अभी अभी बात किए हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा थीटा कहलाता है। तो थीटा यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री लिख दिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे ई डॉट डीएस आ जाएगा, 1 हो गया, cos 0 1 होता है, तो ये ई डॉट डीएस। अब यहाँ पे ई को बाहर निकाल ली, क्योंकि चार्ज तो हमारा फिक्स्ड है और इसका रेडियस भी फिक्स्ड ही होगा, ठीक है ना, ये हमारा कांस्टेंट ही है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कर देंगे। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करते हैं तो डीएस मतलब कि इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा स्फेयर का इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर निकालना पड़ेगा। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर हमारा होता है 4πr², और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं, 4π सॉरी q डिवाइडेड बाई 4πε0r²। चलिए देख लेते हैं, ई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, q डिवाइडेड बाई 4πε0r², और ds का इंटीग्रेशन मतलब क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर, और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा क्या, 4πr²। यहां से 4π कट जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? अगर ये हमारा 4π कैंसिल हो गया, r² बच गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए। तो मिला जुला करके हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है विच इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो ये हमारा प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये किस केस में वैलिड होगा? जब हमारा चार्ज क्या हो, किसी सरफेस के अंदर में इनक्लोज हो। तो जब चार्ज इनक्लोज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से गॉसेस थ्योरम के मदद से हम लोग कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं या फिर डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। चलिए देख लेते हैं, ये जो डेरिवेशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ।
जनरली ये सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है या फिर डिडक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिड्यूस करेंगे, कैसे निकालेंगे, और कूलम्स लॉ का रिलेशन किस तरह से गॉस लॉ से है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ लाना है तो सबसे पहले फॉर्मूला हमको गॉस लॉ का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको पता है कि phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर हमको पता है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो फिर कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है। ये हमारा एरिया वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में चल रहा है, इसीलिए एम्प्लाइज का साइन दिया हुआ है। इसके बाद अगर लिखें तो E बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये चार्ज तो कांस्टेंट है ना, ये चार्ज कांस्टेंट होने के कारण ये बाहर निकल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds। दिस विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम नेक्स्ट पेज देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या कि यहाँ पे जो हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर होगा, अभी अभी बात किए। क्योंकि अगर ये छोटा सा एरिया ds है, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्फेयर का बात होगा, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर को जैसे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या इसको डिवाइड करने से नीचे ये वैल्यू आएगा? अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो कंसिडर कीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, जो कि सरफेस के ऊपर में है। तो इस सरफेस के ऊपर में चार्ज क्यू नॉट है, इसका रेडियस हमारा आर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण कितना फोर्स होगा, इसका फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब इस ई का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या ये फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई नॉट आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया है, क्या यही हमारा कूलम्स लॉ नहीं है क्या? यही तो हमारा कूलम्स लॉ है ना। तो किस तरह से गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग कूलम्स लॉ डेराइव किए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है डेरिवेशन, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।